अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाव का सिलसिला जारी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत के कायम करदा ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोक दिया है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 3 जजेस की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ात उठाए, जिसके बाद आज ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा के एतराज़ात भी सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए कमीशन पर हुक्म इम्तिनाम में भी तोसी कर दी है। मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर मुख्तसर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। हुकूमत की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच पर एतराज़ की हुकूमती दरख्वास्त को नंबर अलॉट नहीं हुआ। एतराज़ात पर मबनी दरख्वास्तें कमरे अदालत में दी जाती हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन का जवाब भी मौसूल हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में दूसरी जानिब जो कायम कमीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर उन्होंने भी एतराज़ात उठाते हुए जवाब दे दिया है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कमीशन के खिलाफ केस ना सुने। इंक्वायरी कमीशन को सुने बगैर कार्रवाई रोकी गई। 5 रुकनी बेंच का तश्कील के तरीक़ेकार पर भी एतराज़ात उठाते हुए कहा गया कि बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मौखर कर दे। यानी एक जस्टिस साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब को ये कह रहे हैं कि आप समाअत मौखर कर दें। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आपका जो कमीशन है वो मुअत्तल हो गया है, वो नहीं माना जा सकता। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस की अब बाकायदा नैब की एहतसाब अदालत में कार्रवाई वहाँ पर उसका आगाज़ हो चुका है। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत में 3 रोज़ की तोसी के लिए एहतसाब अदालत पेश हुए, जहां 5 लाख के जमानती मचलकों के एवज 19 जून तक उनकी जमानत में तोसी की गई। नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से एहतसाब अदालत को आगाह किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बेगम की गिरफ्तारी नहीं उन्हें दरकार, जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादर ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके बकौल 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस को उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया को अगर पता होता उनके बकौल कि ये रकम मलिक रियाज को मुंतकिल होनी है तो वो ये रकम पाकिस्तान मुंतकिल ही ना करते। NCA यानी बरतानिया की क्राइम एजेंसी को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। ये बड़ा वाज़े केस है इरफान कादिर के बकौल, जिसमें कोई इबाहम नहीं। उनके नज़दीक ये चंद मिनट से ज़्यादा का केस नहीं। पाकिस्तान पैसे के बदले अलकादिर ट्रस्ट जो है वो कायम किया गया, मुफ्त में चैरिटी के नाम पर ज़मीन हासिल की गई। तहकीकात की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जायज़ा क्यों नहीं लिया। इरफान कादिर ने मज़ीद सवालात उठाते हुए कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जायज़ा क्यों नहीं लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान का अकाउंट है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिला, बल्कि कुछ मखसूस लोगों को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में जो अकाउंट खोला गया था उनकी लाइबिलिटी का, नेशनल क्राइम एजेंसी वाले बरतानवी हुकूमत, उन्होंने समझा कि ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो भी है ये पैसा तो पाकिस्तान जा रहा है, तो ये रियासत पाकिस्तान के पास जा रहा है। और अभी इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस सारी चीज को देखा नहीं देखा, पैसा अब भी उनके पास पड़ा हुआ है, तो उसके बदले में हुआ क्या? उसके बदले में ये हुआ कि एक ट्रस्ट कायम किया गया, कादिर अल कादिर ट्रस्ट। 458 कनाल्स अवेलेबल, वो मुफ्त जमीन वो उस ट्रस्ट को दे दी गई। नैब के रडार पर आने के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में कई अहम डेवलपमेंट्स भी हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज फैसल वाडा ने द न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट फखर दुरानी से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद ने 190 मिलियन पाउंड केस में अहम किरदार अदा करते हुए अपने हिस्से के तौर पर 4 से 5 बिलियन रुपए वसूल किए, जबकि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मुबैना तौर पर 1 बिलियन रुपए वसूल किए। इसी स्टोरी के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने तमाम काबीना मेंबरान को टेलीफोन करके बंद लिफाफे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया था और उन्होंने ही शहजाद अकबर को मुल्क से फरार करने में मुबैना तौर पर मदद की थी। गुज़श्ता रोज़ जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से उनके सामने ये सवाल मैंने रखा कि क्या मलिक रियाज, शहजाद अकबर और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी नैब के रडार पर आएंगे, उनका जवाब सुन।
डोमेन तो नैब का है और मैं यकीन रखता हूँ कि ये बयान जो है, क्योंकि वाडा साहब ने ये बात उस वक्त की है जब वो नैब को अपना बयान रिकॉर्ड करवा के बाहर निकले हैं, तो मुझे उम्मीद है, यकीन है कि उन्होंने ये बयान वहाँ नैब को भी रिकॉर्ड करवाया होगा। तो जब ये बयान इस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान यानी सफ़ा मिस्र पे आ गया है, तो इसके ऊपर लाजमी तहकीकात होंगी। जो मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान मुआहदा हुआ था वो अभी तक मिसिंग है। नहीं, मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ। एनसीए ने वो पैसे भेजने थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाके बयान दे दिया कि जी आप इस अकाउंट में भेज दें। उन्होंने उस अकाउंट में भेज दी, उन्होंने तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे भेजे हैं ना। नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर-ए-आज़म के मौन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की इरफान कादिर साहब, लेकिन इस केस को लेकर कुछ सवालात हैं। फैसल वाडा साहब ने भी कुछ सवालात रेज किए हैं। जनरल रिटायर फैज़ हमीद का नाम वो ले रहे हैं कि 4 से 5 बिलियन उनको फ़ायदा पहुंचाया गया। फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का वो कह रहे हैं कि 1 से 2 बिलियन रुपए जो हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाया गया। क्या आप समझते हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, तो इसके फिर जितने भी किरदार हैं उन सबके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, मैंने जो कहा है कि केस की जो आज वजाहत की है वो तो खान साहब और उनकी इमीडिएट फैमिली के बारे में मैंने बात की है ना जी। अब ये जो बात कर रहे हैं जनरल फैज की, फैसल वाडा साहब, वो जो भी शवाहिद उनके पास हैं वो नैब के सामने रखे। मेरे सामने तो अभी नहीं ना आए। मुझे उनके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता जब तक कि मैं वो सारे शवाहिद खुद ना देख लूं। ठीक, अच्छा सर, इरफान कादिर साहब, इसमें मुबैना तौर पर तो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मलिक रियाज साहब का तो नाम तक चैनल्स भी नहीं ले सकते, उनका तस्करा भी बड़ा कम ही होता है, ना उनका अरेस्ट हुआ ना उस तरह से तहकीकात हुई। तो जिन्हें फायदा पहुंचा उन पर भी तो हाथ डाला जाना चाहिए। देखें, इसमें खान साहब को जो फायदा है वो अल कादिर ट्रस्ट में उनको तकरीबन कोई 80 करोड़ रुपया जो मिला है, तो उसको अब फायदे में नहीं लेंगे। तो लिहाजा उनको फायदा पहुंचा, तो उसके बाद ये सारा मामला हुआ। और नैब ने, जहां तक मुझे इल्म है, सबको नोटिस इशू किए हैं। ये तो नहीं उन्होंने किया कि सिर्फ खान साहब की साइड को किए और दूसरी साइड को नोटिस इशू नहीं किए, सबको नोटिस इशू किए। ठीक, अच्छा सर, ये बताइएगा, जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, और मलिक रियाज के दरमियान जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी, क्या उस मुआहदे तक हुकूमत पाकिस्तान को अभी तक रसाई दी गई है? नैब को क्या रसाई दी गई है, या नैब के रिकॉर्ड में वो मुआहदा मौजूद है? उनकी जो सेटलमेंट हुई थी उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त की जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड जो थी वो दाखिल की थी, और उसके तहत उन्होंने इस चीज पे एग्री किया था कि हुकूमत पाकिस्तान इस अरेंजमेंट का हिस्सा है, और उसके लिए डेजिग्नेटेड अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट है उसका जिक्र किया था। तो लिहाजा बरतानवी हुकूमत को ये शो किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ये पैसा लेने को तैयार है, लेकिन उसमें जो चालाकी की गई वो डेजिग्नेटेड अकाउंट रख दिया सुप्रीम कोर्ट का। तो इन अ वे बरतानवी जो एजेंसी है उसको भी पता नहीं चल सका कि ये पैसा पाकिस्तान की रियासत को नहीं आया, बल्कि एक पर्टिकुलर लायबिलिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट की थी एक फैमिली के खिलाफ, वो लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को ये पैसा नहीं आया। तो सर, ये जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पहुंच चुका है, तो क्या ये इस्तेमाल भी हो गया है? जो मलिक रियाज साहब के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जा था, ये उसमें अदा हो गया है, या अभी भी ऐसी कानूनी कुछ कार्रवाई हो सकती है कि वो पैसा वापस रियासत पाकिस्तान को मिल जाए? हाँ, अगर वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये चीज देखनी चाहिए, सुओ मोटो नोटिस लेना इसमें। सर, सो मोटो तो आज भी आपने मुतालबा किया, सो मोटो तो इस पर बनता है। 190 मिलियन पाउंड की रकम है जो कि रियासत पाउंड है, बिल्कुल जी, रियासत पाकिस्तान के पास आना था। अच्छा इरफान कादिर साहब, इसमें यह भी था, मैं बैरिस्टर अली जफर साहब से भी इस पर बात हो रही थी लास्ट वीक प्रोग्राम में ही,
तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने ये साबित करना था नेशनल क्राइम एजेंसी को कि ये रकम जो मलिक रियाज साहब की है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स हैं या मनी लॉन्ड्रिंग है, जो भी है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला किया कि चूंकि ये लिटिगेशन में मामला चला जाता है, हम काफ़ी केसेस और पैसे ऑलरेडी हार चुके हैं, तो बेहतर यही है कि सेटलमेंट कर ली जाए। वैसे ही ये पैसा पाकिस्तान आ रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, और ये इमरान खान साहब का भी वर्जन है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है या इधर आ रहा तो पाकिस्तान ही है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इशू ये नहीं था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है, या हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग साबित करनी है कि नहीं। यहाँ पे इशू ये है कि जो पैसा पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की रियासत को आना है, वो पाकिस्तान की रियासत को नहीं आया। यहाँ पे ये इशू है, और ये साबित जो है ये तकरीबन काफी हद तक इस पे शायद जो है बड़े क्लैरिटी के साथ सामने आ चुके हैं। और सर ये तो इरफान कादिर साहब, अभी भी हुकूमत पाकिस्तान अगर चाहे तो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ ये मामला टेकअप कर सकती है कि ये पैसा तो इधर आना था, ये उधर चला गया है। नहीं, उनको बजाय नेशनल क्राइम एजेंसी से टेकअप करें। नेशनल क्राइम एजेंसी का तो इसमें अपेरेंटली बज़ाहिर कोई ऐसा कसूर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तो खुद हुकूमत की रजा से ये मामले, ये जो पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, तो इरफान कादिर साहब, ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जिसे कहा जा रहा है, जो बिटवीन द नेशनल क्राइम एजेंसी और हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त की, जो लिफाफा खोला ही नहीं गया, सील ही नहीं था, वो लिफाफा तो अब तो काबीना को दिखा दिया गया है, क्या वो अब सील नहीं है वो लिफाफा? उसकी तफसीलात तो सामने आ सकती हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त डेफिनेटली नैब तक तो वो मामला पहुंच गया होगा ना, उन्होंने जरूर देखा होगा इसको। ठीक है। और सर ये भी बताइएगा कि अब तो मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जो कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि अब तो कानून बन चुका है 184(3) के तहत नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो फ्रेश अपील में जा सकती है। तो क्या ये गवर्नमेंट अब फैसला कर चुकी है और जल्द वो अपील दायर हो जाएगी, क्योंकि 60 डेज का उसमें टाइम पीरियड भी है। दूसरी बात ये है कि अगर वो अपील अब भी लगती है तो क्या वो चीफ जस्टिस साहब के पास लगेगी, बंदयाल साहब के पास लगेगी? क्योंकि एक बात ये भी की जा रही है कि सदर ने इसलिए उजलत में दस्तखत कर दिए कि 60 दिन जो है बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले पूरे हो जाएं। एक सवाल करें, ये 2-3 सवाल आपने किए हैं, आप प्रिसाइसली मुझे पूछें, आप मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं? अच्छा सर, पूछना मैं ये चाह रहा हूं कि क्या अब नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली थी उस पर क्या हुकूमत अब फ्रेश अपील दायर करेगी? वो तो मियां साहब करेंगे, हुकूमत क्यों करेगी? वो तो मियां साहब करेंगे ना। अगर उनको अपील का हक मिल गया है, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है उसके तहत 184(3) में जो फैसले, जो पनामा लीक के केस में फैसला हुआ है उस पे वो फाइल करेंगे ना अपील। और अगर वो अंडू हो जाता है तो वो बुनियाद था उस केस का जहाँ पे उनकी ताहयात नाअहली हुई थी, तो उनकी ताहयात नाअहली भी फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक। तो सर आखिर में ये बताइएगा, अगर तो वो अपील आ जाती है, क्या वो चीफ जस्टिस साहब के पास लग सकती है, बंदयाल साहब के पास? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वो मखसूस बेंचेस जो हैं वो अपनी मर्जी से बनाए जा रहे हैं इस तरह के केसेस में, और वो चीज जो है अब बहुत सारी तो ऑडियो लीक्स के जरिए भी अब एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद अगर लग जाती है तो फिर आप किस किस्म का फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? नहीं, चीफ जस्टिस के लिए बड़ा मुश्किल है। अब वो कानून का रास्ता रोक ही नहीं सकेंगे। हाँ, अगर जितना ज्यादा वो कानून का रास्ता रोकेंगे वो उसमें अपना नुकसान करेंगे। ठीक। इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो अब तकरीबन 2-3 वाज़े ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा रहनुमा पार्टी ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब नए धड़े का ऐलान करने वाले हैं, पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। परवेज़ खटक साहब मुलाकातें कर रहे हैं, काफ लीग से मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी में भी शमूलियतें हो रही हैं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे, हमें महमूद मौलवी साहब ज्वाइन करेंगे जो कि वो पहले पार्टी के MNA थे जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा 9 मई के वाक़यात को लेकर। आज उनकी जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। ये मामला किस तरफ जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर तफसीली गुफ्तगू।
वेलकम बैक आज़ीन। तहरीक इंसाफ में ही रहने के वादे, दावे और ऐलानात सब धरे के धरे रह गए हैं। उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी खजान रसीदा पत्तों की मानंद एक एक करके चेयरमैन पीटीआई को छोड़ते चले जा रहे हैं। सीसा पलाई दीवार के बुलंदो बांग दावे भी रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। 16 मई को महमूद मौलवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला इस वक्त सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। 9 मई के वाकयात के बाद दहाइयों की रफाकत पल भर में ख़त्म हो चुकी है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि तहरीक इंसाफ अपनी 27 साला तारीख के बज़ाहिर सबसे कड़े इम्तिहान से इस वक्त गुजर रही है। इसके बावजूद ऐसी क्या सराहियाँ मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ के दीगर चंद अहम रहनुमा भी अब पार्टी छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। इसके बीच चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने करीबी साथियों की जानिब से राहें जुदा करने को जबरी अलहदगियों का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि मुखालिफ पार्टियां भी इस पर हैरान और परेशान हैं कि कैसे इतने अहम रहनुमा इतनी जल्दी किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। उन लोगों को जो कि 20-20 साल से थे पार्टी में, वो उनकी बात नहीं कर रहे जो कि कहीं और दूसरी पार्टी से हो गए थे, बट द ओरिजिनल फेस ऑफ पीटीआई जो कि ज्वाइन ही पॉलिटिक्स पीटीआई के साथ किया था, उनको क्या हुआ? आई एम पर्सनली डिसअपॉइंटेड। पीपल लाइक इमरान इस्माइल, अली जैदी और ये तमाम लोग जो दूसरे जिन्होंने छोड़ा है, कि इतनी जल्दी अगर आपने वो खान का साथ छोड़ दिया तो फिर तो मतलब आपकी क्या सियासी सोच थी? सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे थे? मामलात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पीटीआई को तंजीम नौ की जरूरत पेश आ रही है। अहम ओहदों पर नई नई तैनातियां हो रही हैं, लेकिन यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा भी मौजूद हैं जो इस तमाम सूरत हाल के बाद भी पीटीआई का साथ छोड़ने को किसी सूरत तैयार नजर नहीं आते। रिहाई मिलने के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम। एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने यह इंकशाफ किया है, दावा किया है कि पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं के आपस में मुज़ाकरात जारी हैं और इन्हीं रहनुमाओं ने आज पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल अफराद से वो राब्तों में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। तमाम ही लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। हम देखते हैं कि इसका हल कैसे हम आगे निकाल पाते हैं, हम निकाल लेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी मुआशी आईनी सियासी हवाले से जो हुई है, जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। किसी दौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इस हुकूमत की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान जो हैं, इनको खुल खेलने का मौका दे दिया जाए। अब पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात के बाद ये क्या सराहियां शुरू हो गईं कि रहनुमाओं ने शाह महमूद कुरैशी को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की है, लेकिन शाह महमूद के साहबजादे जैन कुरैशी ने अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद की मुलाकात पर मीडिया में पैदा होने वाले तासुर की तरदीद की और एक ट्वीट करते हुए कहा कि आज अडयाला जेल में पीटीआई के साबिक रहनुमाओं ने उनके वालिद से मुलाकात की, जिस पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है उसकी तरदीद करता हूँ। शाह महमूद आज तक अपने उसूलों और खिदमत की सियासत उन्होंने की है और शाह महमूद जो हैं पार्टी के वाइस चेयरमैन है, एक नज़रिए का नाम है और वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। इसी तरह असद कैसर ने भी फवाद चौधरी से किसी किस्म के राब्तों की तरदीद की, लेकिन ये दावे अपनी जगह तहरीक इंसाफ से कूच कर जाने वाले रहनुमाओं के लिए नए आशियाने तैयार हो चुके हैं। आज ही जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साबिक कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान ने बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी का ऐलान अनकरीब करने वाले हैं। जहांगीर तरीन से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, फयाजुल असल चौहान और फिरदौस आशिक अमान मुलाकातें कर चुके हैं। परवेज खटक भी मुलाकातें कर रहे हैं, वो तरीन ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, अपना अलग धड़ा भी बना सकते हैं। इस वक्त ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 3 धड़ों में तकसीम हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई में रहकर ही जमात की सरबराही संभाल सकते हैं, लेकिन वो अपनी सियासत के रुख का तयन GHQ को देखकर ही करेंगे। तहरीक इंसाफ के वजूद से जन्म लेने वाले तमाम धड़े माजी में भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे हैं और अब भी वो ऐसा ही करेंगे, जिसकी वाज़ेह मिसाल इन सब का तहरीक इंसाफ को छोड़ देना है। लेकिन इस तमाम खेल में फिलहाल
इमरान खान की सियासत को ही धचका लगता नजर आ रहा है। फरूख वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर में सरगर्मियां इस वक्त, जरदारी साहब वहां बैठे हुए हैं, दर्जनों शमूलियतें वो करा चुके हैं, तरीन साहब काफी एक्टिव हैं, काफ लीग भी मुलाकातें कर रही है। आपको लगता क्या है, होने क्या जा रहा है? ये जो तहरीक इंसाफ से तकरीबन सैकड़ों 100 से ज्यादा लोग अब छोड़ चुके हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम हो जाएंगे, तरीन साहब के पास जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा जा रहे हैं, हो रहा क्या है ये पंजाब की सियासत में? असल में इस वक्त आदिल साहब, जंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसके ऊपर जो हैवी वेट्स है उनकी नजर है। कुछ लोग तो एक्टिव नहीं थे, जिस तरह से आप जहांगीर तरीन साहब का अगर नाम ले रहे हैं तो जहांगीर तरीन साहब तो पिछले कई दिनों से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये 9 मई के वाकयात हुए हैं उसके बाद जो सिलसिला चला है, तो जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हुए थे, लेकिन उनको उनके जो मशीर हैं, उनके जो करीबी साथी हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप पहले ये डिस्क्वालिफिकेशन वाले मरहले से किसी तरह बाहर आए तो कोई नई पार्टी अनाउंस करने की तरफ जाएंगे। लेकिन जो मैंने महसूस किया, जो मैंने खबर देखी और जो मैंने लोगों से राब्ते किए, उसके नतीजे में तो ये पता चला कि पिछले 3 दिन से एक खास किस्म की तेजी आई है उनकी सियासी सरगर्मियों में। उनकी सरगर्मियों में अगर आप कहें, उनके साथ साथ फवाद चौधरी साहब आपको जेल के बाहर बात करते नजर आए, अडयाला के बाहर। तो चौधरी साहब भी जो थे कल तक तो अपने दोस्तों से ये कह रहे थे कि मैं अपने ब्रेक लूंगा सियासी सरगर्मियों से, सियासत से, लेकिन ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी साहब का एक्टिव होना और जहांगीर तरीन साहब की एक्टिविटी में तेजी आना, खासतौर पे उन्होंने इस्लामाबाद डेरे डाले हैं, वो केपी से जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, मुझे ये भी पता चला कि फिरदौस आशिक अवान साहबा मिली हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब उनके साथ राब्ते में। इसी तरह बेशुमार नाम है केपी, पंजाब और सिंध के, जो इस वक्त अपना सियासी मुस्तकबिल की तलाश में जहांगीर तरीन साहब के पास कहीं ना कहीं उनके राब्ते में है और दूसरी पार्टियों में भी जाए पनाह तलाश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब को पिछले 3 दिन में ये डिस्क्वालिफिकेशन के बगैर आगे बढ़ने का ऐसे लगता है कि जैसे कोई इशारा है, खास इशारा है, जो हालात फवाद चौधरी साहब ने भी देख लिए हैं। और अब ऐसा लगता है कि नई सियासी पार्टी चंद दिनों में वो उसका ऐलान करने जा रहे हैं। इसहाक खाकवानी जो उनके करीबी साथी हैं और 1-2 दोस्तों ने 5 से 6 नई पार्टी के नाम तजवीज़ किए हैं। मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में जहांगीर तरीन अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे और उनका जो रोल है वो नवाज शरीफ का, जिस तरह नून लीग में रोल है कोई कायद का, पैटर्न इन चीफ का, वो रोल होगा। और जब वो अपनी नाअहली से बाहर आएंगे तो शायद वो कोई एक्टिव रोल उस तरह से करें। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद है लाहौर में। और आज आपके सामने आपके पास फरूख दोबारा तो हसन जी, हसन खान साहब ये बताइएगा कि फरूख ने तो कहा कोई खास इशारा इस तरह लग रहा है उन्हें मिल चुका है और वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये खास इशारे क्या, अगर डॉट्स कनेक्ट किए जाएं इस्लामाबाद में, तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आप समझते हैं कि ये 2-3 ग्रुप्स बन जाएंगे या जो लोग छोड़ के चले गए हैं उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अपनी जगह मौजूद रहेगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए जी, डेंट तो पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद। अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ का जो है ना वो शरादा बिखर चुका है और तहरीक इंसाफ के जो है वो टुकड़े हो चुके हैं और मजीद अब कितने टुकड़े होंगे ये तो आने वाला 1 महीना बताएगा। मैं आपको ये हतमी बात बता सकता हूँ कि बहुत से लोग जो इधर उधर जा रहे हैं ये भी पार्क हो रहे हैं, ये भी इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है इसका भी ताजुर नहीं हुआ है। जैसे जनूबी सूबा महाज था, जैसे वो वहां पर तमाम लोग जो है वो जनूबी पंजाब के सब इकट्ठे हुए और एंड में इंतखाबात से पहले वो सीधा जाकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। तो क्वेश्चन ये है कि अभी किंग्स पार्टी कौन सी है, किसी को नहीं मालूम कि किंग्स पार्टी कोई है तो वो कौन सी है। क्या पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, या वो जो है जहांगीर तरीन ग्रुप है, या कोई नया ग्रुप जो कि फवाद चौधरी साहब बनाने के लिए जा रहे हैं वो लोग हैं। तो ये तो अभी बहुत से जो है मराइल अभी बाकी हैं। लेकिन एक चीज जो है, तमाम चीज जो एक चीज साबित करती है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो टुकड़े मजीद होंगे, लोग मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। और क्योंकि उसके बावजूद देखिए 9 मई के बाद भी ना इमरान खान साहब ने कोई संजीदगी से इस मामले को नहीं देखा, इसकी मामले की संगीनी का एहसास उनको नहीं हुआ और उसके बावजूद उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं जो कि आज भी जो है वो मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही जो है वो, मैं तो बेहुदा लफ्ज अदा करूंगा उनके लिए कि बड़े फजूल किस्म के उन्होंने बयान दिए हैं। वो तो इस तरह है कि जी वो कहते हैं जी अगर मुझे आपने रेंजर्स गिरफ्तार करेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए
यहीं पर जाएंगे, कोर कमांडर हाउस जाएंगे, GHQ के सामने जाएंगे। यानी खान साहब को अभी तक जो है वो इस बात का अंदाजा नहीं हो सका कि उनकी जमात ने क्या कर गुजरी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आज पार्टी टुकड़े भी हो चुकी है और उसके बावजूद इमरान खान साहब जो है वो अजीबोगरीब किस्म के बयान दे रहे हैं। तो जो लोग हैं, ठीक है, देखिए, अच्छा फरूख, आप पंजाब की बड़ी अहमियत है। जी जी ठीक है, फरूख ये बताइएगा, आप जरदारी साहब की बात कर रहे थे, इस वक्त जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में उन्होंने डेरे डाल लिए और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पंछी जा रहे हैं तरीके इंसाफ से वो पीपल्स पार्टी की तरफ आए। तो ऐसे में क्या नून लीग इनसिक्योर फील नहीं करेगी? बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी की, और कितने चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो दोबारा से ग्राउंड बना पाएगी पंजाब में? आदिल, इस वक्त सवाल एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो टूटे हुए लोग हैं उनको किसी तरह से अपने साथ मिला लिया जाए। चौधरी सरवर हो, जहांगीर तरीन हो या आसिफ जरदारी, इस वक्त ये तीनों बहुत एक्टिव हैं। आसिफ जरदारी साहब जनूबी पंजाब से बहुत से लोगों को पीपल्स पार्टी में लाने में कामयाब हुए हैं, और मेरी इतलात ये भी हैं कि राजनपुर समेत दीगर अजला में जो बड़े जनूबी पंजाब के खानदान हैं, सियासी खानदान, उनमें से कुछ सियासी खानदान उनके साथ अगले दिनों में शरीक होने जा रहे हैं, उनके साथ मिलने जा रहे हैं, और मुलाकातों का एक तसलसल है, एक राब्तों का तसलसल है। जहां तक आपने बात की कि मुस्लिम लीग नून इसमें क्या खोएगी, तो इस वक्त मेरी जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए जो उनके साथी हैं, उनमें से भी कुछ लोगों से बात हुई आपके प्रोग्राम से पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो नई पार्टी से इलेक्शन लड़ने का रिस्क लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर उन्होंने नून लीग में उनकी पहली तरजीह है। और जो इसी तरह अब्दुल अलीम खान के पास गए जहांगीर तरीन साहब 2 दिन पहले उनकी रिहाइशगाह पर, उन्होंने नई पार्टी के हवाले से उन्हें आगाह किया, दावत भी दी, जिसपे अब्दुल अलीम खान साहब ने उनसे सोचने का वक्त मांगा है। लेकिन जो उनके करीबी दोस्त हैं वो उन्हें यही मशवरा देते हैं कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म जो है वो सूट करता है, और मुस्लिम लीग नून सूट करती है लाहौर शेखपुरा से जो उनके दोस्त हैं जो पहले भी मेंबर असेंबली रह चुके हैं, उन्होंने भी उसको ये मशवरा दिया। तो मुस्लिम लीग नून के पास तो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, उनके पास शायद उस तरह से गुंजाइश भी ना हो। पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में बहुत ज्यादा स्पेस पीपल्स पार्टी के पास है, लोगों को टिकट देने के लिए हैं। जनूबी पंजाब की बात करें, उसके अलावा इस तरफ वाली जो साइड है पंजाब की, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्पेस है। इसी तरह मुस्लिम लीग का पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जो अब एक्टिव हुई है चौधरी सरवर साहब के आने के बाद, और वो 2-4 बड़े नामों की शमूलियत करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। इसमें वो लोगों से मिल भी चुके हैं, कुछ लोगों ने यकीन दहानियां भी करवाए हैं। आपने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को वो अपने साथ लाहौर लाए, वो अलहदा बात है कि वो उनसे ऐलान नहीं करवा सके, लेकिन उनकी कोशिश अपनी जगह मौजूद थी। हो सकता है आने वाले दिनों में इसी तरह के कोई 4 नाम 5 नाम चौधरी सरवर साहब के साथ और चौधरी शुजात साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। इस वक्त जो असल टारगेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, वोट बैंक है। वक्त तो चाहते हैं नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद इसी सिचुएशन खैबर पुख्तूनख्वा से भी लेते हैं, और हसन खान और फरूख फड़ाई साहब हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर बात हो रही है। लाहौर से फरूख फड़ाई साहब हमारे साथ हैं, हसन खान साहब इस्लामाबाद से हैं, और इस वक्त हमें अली अकबर साहब ने ज्वाइन किया है, डॉन केपी के ब्यूरो चीफ हैं। अली अकबर साहब, चेमगोइयाँ तो हो रही हैं, परवेज खटक साहब की तरीन साहब से भी राब्ते हुए हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तक केपी वाहिद सूबा है पंजाब के बाद जहां पर ज्यादा तोड़ फोड़ हमने टूट फूट देखी नहीं है तहरीक इंसाफ में, लेकिन ये इतलात भी आ रही हैं कि वो शायद इकट्ठे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1-2 होंगी, 25-30 लोग जो हैं, चाहे वो तरीन साहब के पास जाएं, अपना अलग धड़ा बनाएं। आपके पास क्या खबर है, क्या होने जा रहा है? बिल्कुल आदिल, इस वक्त ऐसा है कि राब्ते सबके हो रहे हैं, और बज़ाहिर जो है 2 ग्रुप बने हुए, एक परवेज खटक ग्रुप है, दूसरा महमूद खान ग्रुप है। इस वक्त जो है महमूद खान के पास बंदे जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं मुकाबला ही परवेज खटक का। और अभी जो लेटेस्ट इतलात है तो परवेज खटक तो ऑलमोस्ट फैसला कर चुके हैं, बल्कि सिर्फ इसके लिए रुके हुए कि इनको पुश कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो कोई ना कोई फैसला कर ले। ये ताज़ा तरीन इतलात है। और परवेज खटक का ये कहा जा रहा है कि उनके ज्यादातर राब्ते जो है वो PMLN के साथ है, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन के साथ भी परवेज खटक का राब्ता है। और जो है जहांगीर तरीन ने जो महमूद खान ग्रुप है जिसके अंदर तकरीबन 10-12 उनके
पीटीआई के सही उम्मीदवार लोग हैं तो उनके साथ है, तो उनके साथ भी राब्ता है। लेकिन दोनों बिलखसूस ये जो महमूद खान, आतिफ खान, शाहराम तरक़ई, असद कैसर हो, बिलखसूस मतलब जो है वो देख रहे हालात को। 2-3 दिन से हालात जो है फिर जरा इजी हो गए हैं पीटीआई के लिए, तो इसलिए अभी तक मतलब जो है कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और ना ऐलान करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि सारे देख रहे हैं, सब जो है अपने अपने लिए जो है फैसले के लिए सोच रहे हैं और एक दूसरे से ये लोग राब्ते में है। परवेज खटक भी इनके साथ राब्ते। अली ये बताइएगा इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये सारे मुलाकातें सब कुछ तो हो रहा है लेकिन वो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ में ही रहे या उसके इम्कानात नहीं है? जी अभी तक बज़ाहिर जो है ये सारा इमरान खान अगर वो अरेस्ट होता है तो फिर उसके बाद जो है फौरन इन लोगों के जाने का इम्कान है कि वो इस पार्टी से चले जाएंगे। और अगर इमरान खान जो है वो अरेस्ट नहीं होता और इसी तरह मोटिवेट रखता है तो फिर हो सकता है ये जाने में टाइम ले। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मोटिवेट कर रहा है, इसलिए 1-2 दिन ये जो है एक जाविये से सोच रहे हैं, फिर मतलब जो है इजी हो के दूसरे जाविये से सोच रहे हैं। तो सब कुछ इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ है। अगर वो गिरफ्तार होता है तो फिर मतलब जो जाने में देर नहीं करेंगे, जाने में देर नहीं करेंगे। हसन खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। अली अकबर जिस तरह बता रहे थे परवेज खटक साहब के जो हैं वो राब्ते, ऑब्वियसली ही इज वेरी क्लोज विद अयाज सादिक साहब और जो अपने साद रफीक साहब हैं, तो उनके साथ भी बात हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। उस तरफ अगर चले जाते हैं, अलीम खान साहब के बारे में भी साथ में बताइएगा, क्या वो भी नून लीग में चले जाएंगे आपके ख्याल में? बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है वो राब्ते में मौजूद हैं, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है और वो राब्ते हैं। अब्दुल अलीम खान साहब ने तो बड़े ओपनली मुलाकातें भी की थी साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के साथ, वो मुतअद्दिद मरतबा जाके मिले हैं और उनका तो अपना जो वोट है वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है और बड़ा उनको रिस्पेक्ट मिलती है अब्दुल अलीम खान साहब को मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल अलीम खान नवाज शरीफ को छोड़कर किसी भी की तरफ जाएंगे। जहां तक रहा सवाल परवेज खटक साहब का, तो वो बड़े ही एक सीजन पॉलिटिशियन है, जहां पर उनको अपना मुफाद नजर आएगा वहां पर वो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन क्योंकि सिर्फ अमीर मुकाम साहब हैं केपी में और कोई बड़ी जो लीडरशिप जो पहले मौजूद थी वो ऑलरेडी नाराज होकर घर बैठी हुई है केपी की मुस्लिम लीग नवाज की। तो वहां पर उनके लिए केपी के चैप्टर में उनके पास खेलने को बहुत कुछ है। जहां तक एक बात की अली अकबर साहब ने कि कुछ सख्ती जो है वो कम हुई हुई है, तो सख्ती दोबारा शुरू हो चुकी है और केपी के जो इतलात है मेरी के बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त चित्राल में मौजूद हैं। यानी वो झगड़ा साहब भी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके मुतालिक भी इतलात आ रही है कि वो इस वक्त चित्राल में जो है ना सैर सपाटे कर रहे हैं। सैर सपाटे तो नहीं कर रहे, वहां पर वो रुपोश हैं। तो बेसिकली अभी दोबारा गिरफ्तारियों का जोर जो है वो शुरू हुआ है क्योंकि वो नॉमिनेटेड लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों को तो जो है वो पोलिटिकल लॉयल्टी चेंज करने पर माफी मिल जाएगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेशक अपनी पोलिटिकल लॉयल्टी भी चेंज करें लेकिन उनके क्राइम बड़े हीनियस हैं, तो उनकी माफी नहीं है। वो उनको जो है वो ट्रायल का जो है वो सामना करना पड़ेगा और मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। फरूख ये बताइएगा, इस सब कुछ के बावजूद ये डिस्कशन तो हो रही है, 3-4 धड़े हैं, कोई कहां जाएगा कोई कहां जाएगा, क्या इमरान खान साहब का वोट बैंक पंजाब में डेंट होगा? अभी तक डेंट हुआ है इन लोगों के जाने से? नहीं, ये बड़ा अजीबोगरीब ये एक फैक्टर आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो वोट जुड़ा हुआ है वो इमरान खान साहब की पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आप यूं समझिए कि अगर अगले आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब को मौका मिला अपने उम्मीदवार खड़ा करने का या कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हुई बड़ी, तो हम देखेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी तो आई है, लेकिन बहरहाल अभी भी नताइज उनके हक में नजर आते हैं। यहाँ के लोग उनसे जुड़े नजर आते हैं और लोगों से हमने बात भी की है। ये दरमियान में जो लोग थे उनके अंदर एक गम और गुस्सा बहरहाल है 9 मई के वाकयात के ऊपर, लेकिन इससे इमरान खान का और लोगों के जाने से को बहुत बड़ा वोट बैंक मुतासिर नहीं हुआ। और अगर आप पंजाब की सूरत हाल देखें तो पंजाब में से जो MPs की टिकट वापस करने वाले लोग हैं वो 5 से 8 या मैक्सिमम 10 नजर आएंगे आपको, जबकि आपको पता है कि ये 250 से कुछ ज्यादा है। तो अगर तो यहाँ से होता कि 100 MPs जो टिकट होल्डर थे वो अपनी टिकटें वापस कर देते, इसी तरह 40-50 जो लोग थे ऊपर से वो इस तरह से जाते, फिर तो हम समझते कि बहुत बड़ा कोई मेजर पार्टी का हिस्सा टूटा है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि मेन लीडरशिप में मुझे पता चला कि इमरान खान साहब 4 लोगों के जाने पे शदीद गुस्से में भी हैं और उन्हें बड़ा धचका भी लगा है।
उनमें सैफुल्लाह नियाजी हैं, उनमें ये आपके अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, ये जो उनके पुराने साथी थे जिनको वो नजरियाती समझते थे, शीरी मजारी और फवाद चौधरी, ये 4-5 लोग हैं जिन नामों पर उन्हें बड़ा धचका लगा है, जिनको वो समझते थे कि ये मुश्किल वक्त में भी खड़े रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हैरान कुन बात ये है कि अभी तक एजाज चौधरी, महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल के गिर्द भी ये दो पहले लोग तो बिल्कुल इस वक्त हवालात में हैं और सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन पार्टी बदलने के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी कोई इम्कानात अभी तक नजर नहीं आ रहे, जो हमने चेक भी किए हैं। इसी तरह उमर सरफराज चीमा है, साबिक गवर्नर हैं, उनके हवाले से साबिक वजीर दाखिला रहे हैं, उनके हवाले से था कि वो किसी भी वक्त शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन अभी तक के हालात यही हैं कि वो भी खड़े हुए हैं। तो पंजाब में परवेज इलाही का बताइएगा, परवेज इलाही साहब सुना है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मोनस का तो ट्वीट आ गया है, वो तो अभी भी वो वफा के नाम से उन्होंने एक पिक्चर ट्वीट की है, लेकिन जाहिर बात है वो बाहर हैं, परवेज इलाही साहब इधर पाकिस्तान में हैं, तो वो क्या एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जल्दी? जी बिल्कुल, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी फिलहाल तो उनके जो बेटे हैं वही एक रुकावट है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी भी आज भी जब लाहौर के ज़हूर इलाही रोड से मेरा गुजर हुआ है, तो आज भी पंजाब पुलिस उनके घर की तरफ जाने वाली सड़क जो है वो बंद करके खड़ी है और उनको मुख्तलिफ जगहों से बहरहाल अपनी जगह पर प्रेशर भी है। मुझे ये भी पता चला है कि चौधरी शुजात साहब ने भी उन्हें कहा है कि आप वापस पार्टी में अपनी में आ जाएं, हमारी अपनी पार्टी है। और लेकिन मुझे ये भी पता चला कि चौधरी मोनस साहब भी रेजिस्ट कर रहे हैं अभी तक। लेकिन सवाल ये है कि वो बाहर रहते हुए, बाहर के मुल्क रहते हुए कितनी देर तक मज़ाहमत कर सकते हैं। बहरहाल चौधरी नरम गोशा भी रखते हैं इस हवाले से। जी, फरुख वड़ाइच, हसन खान, अली अकबर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा, ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।